नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण सेशन टू द पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सेशन एनसीईआरटी आधारित है। एनसीईआरटी में हम हर चैप्टर वाइज हम शानदार एमसीक्यू बैच में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज ये 11th क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उसका पहला चैप्टर है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया, आप सब लोग पढ़कर आए होंगे, यहाँ पर चैप्टर को पढ़ के आए होंगे। मैंने टारगेट दिया है कि आज ये चैप्टर पढ़ के आना है, कल सेकंड चैप्टर होगा, कल सेकंड चैप्टर आपको पढ़ के आना है, तो उससे आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। प्लस एक और घोषणा मैंने कल की थी, वापस दोहरा रहा हूं, यहां पर जो भी विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है, जो अभी मैं आंसर आपको दिखाऊंगा, आंसर आपको कैसे देना है, आंसर वही माना जाएगा। और विद्यार्थियों को सबका अपना नाम भी सेम रखना है, ठीक है, क्योंकि उस नाम से हम आपको गिफ्ट देंगे या एक जो है कहता है ना एक अवार्ड देंगे। ये अवार्ड वाली क्लास है। करना क्या है आपको, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है तो एक नंबर लिख के फिर उसमें ए आंसर या बी आंसर या सी आंसर या डी आंसर, ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, पहला आंसर ऐसे एक लिख के फिर आंसर देना, सीधा सी ए बी दे दिया तो नहीं माना जाएगा। पांचवा ऑप्शन है तो पांचवा के आगे फिर बी लिखना है, ऐसे है ना, पांचवे के आगे 5 डॉट बी लिखना है या 5 में बी लिखना है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है तो 10 में मान लो सी लिखना है, ऐसा क्वेश्चन माना जाएगा, तभी आपको वो आंसर माना जाएगा, क्योंकि हल्की सी क्लास आगे पीछे चलती है यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी विद्यार्थी इसका अच्छे से ज्यादा आंसर देंगे, जैसे आज लगभग इस पहले चैप्टर से 22 क्वेश्चन हैं, तो जो विद्यार्थी ज्यादा आंसर देगा सबसे पहले आंसर देगा, रिपीटेटिवली लास्ट में देखा जाएगा कि सबसे पहले आंसर कौन दे रहा था, उस विद्यार्थी को आज इस क्लास से फ्री जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है, मेरे पास अभी है नहीं, बाहर पड़ी है, ठीक है, वो फ्री एनसीईआरटी की किताब आपको नोट्स जो है भेजे जाएंगे आपके घर पर, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, और या मैं कल घोषणा कर दूंगा कि ये विद्यार्थी जो है इसको ये इनाम मिलेगा, फिर वो हमारी टीम से संपर्क कर लेगा। ठीक है, तो अभी उसकी घोषणा आज नहीं होगी, कल दिन में हमारी टीम और अभी देखेगी कि टॉप किसने किया है, उसकी आज की क्लास के जो विजेता होगा उसकी घोषणा मैं कल करूंगा। राइट, एक बात तो ये। अब दूसरी बात, यहां पर एनसीईआरटी आधारित ये एमसीक्यू बैच है, तो भूगोल की किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे यहां पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, सबके लिए ये क्लास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राइट, अब टू वे क्लास होगी। ये टू वे का मतलब है कि दिन में आपको वो चैप्टर पढ़ के आना है, शाम को हम यहाँ पे शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं टू द पॉइंट, कल भी बोला था मैंने कि मैं आपके कमेंट देखूंगा लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, मेरा फोकस किस पे होगा, मेरा फोकस पढ़ाने पे होगा, ताकि हम कम समय में अधिक चीजें कवर कर सकें। ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी हम लेट हो गए, 9 बजे से स्टार्ट की, कल 9 बजे से डॉट हम स्टार्ट कर देंगे या फिर 8 बजे से डॉट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज मैं बाहर था, गेस्ट भी आ गए थे और मुझे कुछ क्वेश्चंस और बनाने थे, तो अभी ये क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए क्लास में, शानदार एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू बैच को हम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और मुझे लगा कि भूगोल के इतिहास में ये पहली बार है कि एनसीईआरटी आधारित क्लास में लगभग 152 विद्यार्थी वेटिंग में हो, 150 विद्यार्थी एकदम वेटिंग में हो, 344 विद्यार्थी हो चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से इस बढ़ते हुए भूगोल परिवार को हर घर तक, हर लाइब्रेरी तक फैलाने के लिए मैं दिल से नतमस्तक हूं, आप सभी के प्यार और विश्वास से। उम्मीद करूंगा कि आपका प्यार और विश्वास में कायम रखूं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। ये जो है टेस्ट सीरीज, इसका मैंने बता दिया है, लेब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है, 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी विशेषता वगैरह आप देख लेना। ठीक है, ये लेब असिस्टेंट के नोट्स है, यही नोट्स आपको गिफ्ट में भेजूंगा जो विजेता होगा। ठीक है, अगला आरोहण बैच है, इसकी जानकारी आप सभी को पता है। लेब असिस्टेंट का लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस हो रही है, इसको आप ज्वाइन करने के लिए जो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आपको आंसर करना है। ठीक है, ऑल ओवर हमारी टीम देखेगी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट किसने दिया। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय दूंगा, 1 2 3 4 और 5, 5 सेकंड का समय पूरा। अब मैं इसका आंसर करूंगा ताकि हम फटाफट आगे चलें। कुछ क्वेश्चन कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। राइट, चलिए तो यहां पर देखो, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस और हिपार्कस।
ठीक है, हिपार्कस नहीं होगा, अरस्तु नहीं होगा। हेरोडोटस इतिहास का पिता है, नहीं होगा। कौन होगा? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल ज्योग्राफी, अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में ज्योग्राफी शब्द दिया, ठीक है, भूगोल शब्द दिया, इसलिए इनको माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, अब जो भी फर्स्ट आंसर आया हमारी टीम उसको चेक कर लेगी कल वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट में आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है। इरेटोस्थनीज कौन है? एक ग्रीक विद्वान है। ठीक है, इरेटोस्थनीज एक यूनानी भूगोलवेता है या एक ग्रीक विद्वान है। ठीक है, इसके साथ इनका काल लिखा है, ये महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व। ठीक है, 276 से 194 ईसा पूर्व, इस टाइम ये इरेटोस्थनीज ने अपने काल में इस शब्दावली का प्रयोग किया। तो ये 276 और 194 ईसा पूर्व, एक छोटा फैक्ट भी एनसीईआरटी से निकलकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके साथ में ये जो भूगोल शब्द है, इन्होंने क्या दिया? ज्योग्राफी शब्द दिया। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द दिया। भूगोल जो शब्द हिंदी वाला है ना, ये भूगोल शब्द हिंदी वाला, ये किसने दिया? ठीक है, ये सूर्य सिद्धांत। कमेंट करके बताइए सूर्य सिद्धांत किसने लिखी? सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में लिखा गया सबसे पहले। इस शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? सूर्य सिद्धांत में किया गया। और जो ये शब्द है भूगोल, ये किस भाषा का शब्द है? तो भूगोल एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, वो तो अंग्रेजी की बात हो गई, ये अपन भारतीयों की बात हो गई। अब बताइए कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। सोनू हांडा, वेरी गुड। ठीक है, तो सूर्य सिद्धांत ये किसने लिखा? आर्यभट्ट की है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा गया। सूर्य सिद्धांत है ना, सूर्य सिद्धांत में सबसे पहले भूगोल शब्द मिलता है। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया है ना, यहाँ पर आर्यभट्ट। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये भूगोल के जनक माने जाते हैं। देख रहे हैं हमारे भूगोल के जनक, राइट, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान दिख रहे हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। ज्योग्राफी, ये यूनानी भूगोलवेता है। इनका काल ये है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। इन्हें सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापने का भी श्रेय। इनके बारे में लंबी चौड़ी कहानी है, एनसीईआरटी में इतना है नहीं, तो वो कहानी इतनी लंबी चौड़ी हम इरेटोस्थनीज के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो जब एडवांस क्लासेस होगी उसमें पढ़ेंगे। अभी जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना हम कवर करेंगे। अक्षांश में देशांतर रेखाएं निर्धारित करने का प्रथम प्रयास किया गया। इनकी पुस्तक है ज्योग्राफिया, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी पुस्तक में इन्होंने है ना भूगोल शब्द दिया। राइट, चलें आगे। चलिए, अभी तक जो भी विद्यार्थी आए अच्छा लग रहा है। 396 लोग लाइव हैं। ठीक है, तो आप सभी को तोहफा मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड में उसको आंसर करना है। 5 या बड़ा क्वेश्चन होगा तो 10 सेकंड। ठीक है, जितना जल्दी जो आंसर करेगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है? भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है? बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मानव भूगोल, क्या आर्थिक भूगोल, क्या भौतिक भूगोल या सामाजिक भूगोल? आंसर कुछ लोगों ने दिए हैं, लेकिन सही आंसर किसने दिया ये सबसे अधिक मैटर करेगा। यहाँ पर देखो, मानव और आर्थिक भूगोल ये दोनों ही मानव भूगोल की शाखा है। ठीक है, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी भी मानव भूगोल की शाखा है। तो बचा क्या यहाँ पर? भौतिक भूगोल। राइट, बचा क्या यहाँ पर? भौतिक भूगोल। तो जिस विद्यार्थी ने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है, उसकी टीम हमारी देख लेगी कि सी आंसर। क्वेश्चन ऐसे देना है सीधा, देखो कुछ लोग सीधा आंसर दे रहे हैं, नहीं माना जाएगा। आपको 2 लिखना है, फिर 2 में फिर सी लिखना है, ऐसे आंसर देना है तो शानदार हो जाएगा। चलिए, 400 पार आप सभी का भूगोल में स्वागत। 406 विद्यार्थी आ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत है। ये क्लास हर एग्जाम के लिए मानक बनेगी। ये क्लास आने वाले समय में कई सालों तक देखी जाएगी। ठीक है, इसलिए टू द पॉइंट चलते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन से संबंधित शाखा है। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन था, आसान था। ठीक है, अब देखो भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी भूगोल की वह शाखा है जहां पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसके पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, है ना, स्थलाकृतियां, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ज्वालामुखी, भूकंप। तो भौतिक स्वरूप, ये भूगोल की वह शाखा जहां पर भौतिक स्वरूप, उसके निर्माण, उसकी प्रक्रियाएं और उसके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही भौतिक भूगोल है। तो भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसने प्रकृति में जो कारक बना दिए गए, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, वो भौतिक प्रक्रियाएं, वो भौतिक संरचनाएं, वो भौतिक स्वरूप, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल की शाखा में करते हैं। राइट, चलिए, पृथ्वी की
यह पृथ्वी की सतह, जलवायु, पारितंत्र, मृदा, जल, पर्वत, नदियां, अन्य सभी को यहाँ पे महत्व दिया जाता है। सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है। भौतिक भूगोल का अध्ययन पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक हम फिजिकल ज्योग्राफी को समझेंगे नहीं, तब तक हम मानव भूगोल को नहीं समझ सकते। इसलिए मानव भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। राइट, सॉरी, फिजिकल ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। जितना हम भौतिक भूगोल को समझेंगे उतना ही ये भूगोल हमारे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, पोल नहीं लगा सकते, पोल में दिक्कत आती है। ठीक है, आज ये ट्रायल करते हैं, कल देखेंगे पोल का। अगला क्वेश्चन, तैयार रहिएगा, चेंज कर रहा हूं स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 2 हो गए। जियो और ग्राफोज शब्दों से मिलकर किस विषय का निर्माण हुआ? बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जियो और ग्राफोज, ठीक है, एक शब्द है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो शब्द बना है वो एक तो शब्द आता है इसमें जियो। ठीक है, ग्राफी का शब्द जो है वो ग्राफोज है ना, ग्राफोज। तो ये जो ग्राफोज है और ये जो जियो है, तो जियो का मतलब होता है भू, मतलब पृथ्वी। राइट, ग्राफोज का मतलब होता है यहां पर सिंपल डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना। तो यहां पे भू अथवा पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। यस और नो? भू अथवा पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे किस विषय का निर्माण हुआ? सिंपल है, भूगोल का निर्माण हुआ। आप सबने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, जियो और ग्राफोज 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसको भूगोल विषय के रूप में माना गया। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफोज का अर्थ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। कोई भी बच्चा जब आपसे पूछे कि भैया भूगोल के विद्यार्थी हैं, ये भूगोल होता क्या है, तो उसको अंगुली पकड़ के समझाना है छोटे बच्चे को कि जो आपको ये दिख रहा है, इस पृथ्वी पर जो आपको दिख रहा है, उस पृथ्वी के सभी तत्वों का वर्णन करना है ना, उसके बारे में बताना। यही भूगोल है, एक सिंपल परिभाषा के रूप में। राइट, तो पृथ्वी पर जो दिख रहा है शाब्दिक रूप में, उसी का वर्णन करना, ये पृथ्वी का वर्णन करना है। राइट, सिंपल है, आगे चले। ठीक है, बेसिक। अभी क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितने भी हो गए, अगले क्वेश्चन पे फास्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगला ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथे में पहले ही आंसर दिया है वो गलत है। ठीक है, पहले चीटिंग नहीं है, डायनामिक वर्ल्ड इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम इस स्लाइड को देखेगी, फिर आपकी चीटिंग को देखेगी, सबसे पहले किसने दिया, तो इसलिए पहले ये कलाकारी नहीं करनी है। चलिए, भूगोल में द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म से क्या तात्पर्य है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूगोल में द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है? देखो, है ना, आपका सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे। 22 क्वेश्चनों में सबसे पहली बार क्वेश्चन आंसर किसने दिया वो देखा जाएगा। ठीक है, भूगोल का केवल भौतिक पहलुओं का अध्ययन करना है। भूगोल में द्वैतवाद, और ये जो भी विद्यार्थी 425 सवा 400 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो शांति से एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन देखते ही आंसर फटाफट देना है। राइट, तो ध्यान से देखिए, भूगोल में द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है? भूगोल को केवल भौतिक पहलुओं का अध्ययन करना होता है। जहां पे केवल आ जाए इसका मतलब मामला गड़बड़ है। ठीक है, भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में 2 विपरीत दृष्टिकोण का सह अस्तित्व होना। ठीक है, भूगोल का केवल क्षेत्रीय अध्ययन करता है। तो यहां पर भी केवल आ रहा है, ये भी गड़बड़ है। मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन यहां पर द्वैतवाद नहीं है। ठीक है, ये तो दोनों को साथ लाता है। लेकिन राइट आंसर इसमें क्या है? सी है। काफी लोगों ने आंसर ठीक दिया है, सी है। भूगोल में 2 विपरीत दृष्टिकोण का सह अस्तित्व है। ड्यूअलिज्म क्या होता है? 2 विचार, एक प्रादेशिक भूगोल, एक क्रमबद्ध भूगोल। भूगोल के अध्ययन को देखने के 2 तरीके, नजरिए हैं कि आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं या प्रादेशिक तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं। तो जब किसी भी विषय में 2 विचारों का एक साथ अस्तित्व हो, दोनों विचार सही हो, दोनों विचार अपनी जगह सही हो, ऐसी स्थिति को, ऐसे विचार को हम क्या कहते हैं? द्वैतवाद। राइट, द्वैतवाद। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, भूगोल में 2 विपरीत दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व है। ठीक है, एक एट ए टाइम, एक साथ 2 विचारों का एक साथ अस्तित्व होना। ठीक है, एक विषय के प्रति, भूगोल एक विषय है, उसको देखने का नजरिया 2 है, तो ये द्वैतवाद है। राइट, ड्यूअलिज्म है। राइट, चलिए पीडीएफ को थोड़ा नीचे करिए। पीडीएफ को थोड़ा नीचे कहां करें? सही तो है।
सही तो है, पीडीएफ को नीचे कहाँ करना है, मेरे फोन में तो बड़ा सही आ रहा है। चलिए, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने सबसे पहले दिया उसका नाम की घोषणा कल क्लास के शुरुआत में ही हम कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद, तो समझे या नहीं समझे द्वैतवाद क्या है, ड्यूलिज्म क्या। अब देखो, द्वैतवाद की शुरुआत भूगोल में किसने की, वोरेनियस ने की। वोरेनियस एक विद्वान है जिनकी पुस्तक है जोग्राफिया जनरलिस, उसमें वो क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल की द्वैतवाद की सबसे पहले नींव रखते हैं। आगे जाके इसी द्वैतवाद को कार्ल रिटर और वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल वेता और रिटर प्रादेशिक भूगोल वेता, दोनों के बारे में हम देखते हैं। प्रियंका विष्णु, स्क्रीन बड़ा करो। स्क्रीन बड़ा क्यों कर रहे हैं, स्क्रीन बड़ा क्यों करें, सही तो आ रहा है, मेरे फोन में तो सही आ रहा है, दिक्कत क्या है। चलिए आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन, शानदार आंसर आपने दिया। भूगोल में दो विविध दृष्टिकोणों का सह अस्तित्व एक साथ, है ना। अब भूगोल में देखो बहुत सारे द्वैतवाद होते हैं, जैसे देखो भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, ठीक है, एक ये द्वैतवाद हो गया। दूसरा द्वैतवाद क्रमबद्ध भूगोल बनाम क्या हो जाएगा, प्रादेशिक भूगोल। अभी देखेंगे प्रादेशिक भूगोल क्या होता है और क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है, आगे और क्वेश्चन आएगा उसमें समझाऊंगा। और आगमनात्मक भूगोल, आगमनात्मक पद्धति है, ठीक है। निगमनात्मक नाम ने सुना है आपने, आगमनात्मक वर्सेस या बनाम निगमनात्मक पद्धति, ठीक है, इसका यहां पर द्वैतवाद है, ठीक है। तो मूल रूप से बड़े द्वैतवाद ये है, वर्सेस निश्चयवाद वर्सेस संभववाद भी एक बार द्वैतवाद है। तो कुछ ये द्वैतवाद यहां पर और भी पाए जाते हैं, 2-4 और भी द्वैतवाद है, लेकिन अपना इतना डेप्थ से नहीं है। अगला क्वेश्चन 5वां, तैयार रहिए। डायनामिक वर्ल्ड, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भूगोल के अध्ययन में कालिक एकीकरण में सहायक है, इंटीग्रेशन, समय के साथ इंटीग्रेशन में सहायक है। 10 स्टूडेंट का नेम तो आना चाहिए, फर्स्ट का कोई मीन नहीं है। रतिराम, आपका भी नाम आएगा, देते रहो, ठीक है। दिल्ली का ये स्टार्ट होगा। चलिए, कौन सा विषय भूगोल के अध्ययन में कालिक एकीकरण में सहायक है, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित या दर्शन शास्त्र। देखो ये तीनों ही हैं, इनका कालिक से कोई संबंध नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इतिहास ही ये बताता है, इतिहास ही ये बताता है कि कोई विषय का कालिक एकीकरण, इंटीग्रेशन समय के साथ कैसे होता है, ठीक है। भूगोल पहले क्या था और भूगोल कैसे, भूगोल का दायरा और बड़ा होता गया इतिहास में, ठीक है। भूगोल का अस्तित्व ही नहीं था, भूगोल बना, विषय बना, भूगोल की शाखाएं फैलती गई, तो प्रत्येक फील्ड में भूगोल की शाखाएं फैल गई। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 500 पार कर दो आज, 500, 482 लाइव आ चुके हैं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। 500 का जो है आज दायरा पूरा कर दो, मुझे खूब मोटिवेशन मिलेगा। कल उतनी ही दुगुनी ऊर्जा के साथ मैं आपकी क्लास लूंगा, शानदार, एनसीईआरटी आधारित, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इंग्लिश वाले भी देखते रहे ना, हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीजीटी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ और लैब असिस्टेंट, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। फटाफट आगे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, इतिहास, ठीक है। भूगोल में इतिहास, भूगोल के इतिहास में योगदान जो है हेरोडोटस का है। हेरोडोटस इतिहास के पिता है, दोनों साथ साथ में चलते हैं। हिमांशु शर्मा, जो सवाल आने से पहले ही जवाब दे रहे हैं उनका कुछ नहीं होना है, ठीक है। वो हमारी टीम देखेगी कि मैंने स्लाइड चेंज की, फिर किसका आंसर सबसे पहले आएगा। तो जो दे रहे हैं वो मूर्खता कर रहे हैं, ठीक है, वो मूर्खता कर रहे हैं, उनको एक समझदारी, एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आंसर देना है। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय, भूगोल को एक संश्लेषणात्मक विषय क्यों कहा जाता है, सिंथेसिस डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है, फटाफट बताइए। क्योंकि ये केवल मानचित्र बनाता है, क्योंकि ये विभिन्न विज्ञानों से जानकारी एकत्र कर उसे इंटीग्रेट करता है, क्योंकि ये केवल भौतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि यह केवल मानव गतिविधियों का केंद्रित विषय है। देखो आसानी से आप पहचान सकते हैं, भाषा मैंने सरल डाली है, क्योंकि पहला टॉपिक था, मैंने सरल आंसर लिए हैं। जैसे कल हमारी क्लास होगी तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ता जाएगा, है ना। कल एनसीईआरटी के क्लास में हम लेवल को और बढ़ाएंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखो
क्योंकि केवल मानचित्र बनाता है। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय केवल मानचित्र बनाना नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न विज्ञानों से जानकारी को इकट्ठा करके इंटीग्रेट करता है। भूगोल, इसीलिए भूगोल के बारे में कहा जाता है ये इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल एक बहुआयामी विषय है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि लिख कम रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं शब्दों पे गौर करिएगा। इस शब्दों में भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं, हर शब्द में यहां पर क्वेश्चन छुपे हुए हैं, क्योंकि ये केवल मानचित्र बनाता है ना। गलत है, क्योंकि ये विभिन्न विज्ञानों से जानकारी एकत्रित कर उसे इंटीग्रेट करता है, राइट। तो ये यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि केवल भौतिक घटनाएं भूगोल में नहीं है, केवल यहां पे मानवीय घटनाएं नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप सभी ने ठीक किया है, ऐसी उम्मीद है। ठीक है सर जी, टॉप 5 को गिफ्ट करो प्लीज। अगर आप 1000 लाइव आ जाएंगे, कल 1000 लाइव आ जाएंगे, तो मैं टॉप 10 को गिफ्ट करूंगा। ठीक है, टॉप 10 को गिफ्ट करूंगा, लेकिन अभी 500 पार होने दो। अगर आज की क्लास में 500 पार हो गए तो टॉप 3 को कल इनाम मिलेगा, राइट। टॉप 3 की घोषणा कर दी। चलिए, अगर 500 से कम लाइव हैं तो केवल टॉपर को ही मिलेगा, 500 से अधिक लाइव आ जाएंगे टॉप 3 को मिलेगा। 1000 प्लस लाइव आ गए, भूगोल बड़ा परिवार है, वैसे आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉप 10 को हम इनाम देंगे, टॉप 10 को फ्री नोट्स भेजे जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे। ठीक है, 2 चीजें मैंने कर दी है घोषणा, टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे, और जो अभी लेब असिस्टेंट के हमने नोट्स निकाले एनसीईआरटी आधारित, वो नोट्स आपके घर पर फ्री भेजे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये विभिन्न विज्ञानों से जानकारी एकत्रित कर उसको इंटीग्रेट करता है। अभी हम देखेंगे कि विभिन्न विज्ञानों से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उसको हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा भौगोलिक दृष्टिकोण प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है? कौन सा भौगोलिक दृष्टिकोण प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है? बताइए, नियतिवाद, संभववाद, व्यावहारिक भूगोल या प्रादेशिक भूगोल? भौगोलिक दृष्टिकोण प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है। प्रकृति का मानवीय प्रभाव है। नियतिवाद, संभववाद, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। 2 शब्द आते हैं जो हम मानव भूगोल में हालांकि पढ़ेंगे, कि मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। कौन सा भौगोलिक दृष्टिकोण प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है? प्रकृति का मानवीय प्रभाव है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखो यहां से संभववाद, सारे लोगों ने क्या किया, निश्चयवाद किया। यहां पे क्या भाषा है, प्रकृति के मानवीय प्रभाव पर केंद्रित है। तो प्रकृति पर जो मानवीय प्रभाव है, तो मानव का प्रभाव प्रकृति पर क्या है? जो हमने खेत बनाए, जो हमने बिल्डिंग बनाई, जो हमने अधिवास बनाए, ये सब मानव की कलाकारियां हैं। जो हमने हाईवे बनाए, जो हमने सुरंगें बनाई, जो हमने बांध बनाए, जो हमने खेती में जो शिमला मिर्च केवल ग्रीन आती थी, हमने काली, पीली, सफेद, धोली सब जो है शिमला मिर्च बना दी हमने, है ना। जो गोभी केवल सर्दियों में उगा करती थी, जो गाजर केवल सर्दियों में आती थी, वो आप सदाबहार आती है। तो ये सब मानव का संभववाद है। ठीक है, इसलिए इसमें राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। चलते हैं आगे। ठीक है, ये एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म है, इसको समझ सकते हैं आप। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। एनवायरमेंट डिटरमाइंस कल्चरल फैक्टर। ठीक है, पर्यावरण ये निश्चय करता है कि मानव का अधिवास, मानव का खान पीन, मानव का सोच विचार, वस्त्र, वेशभूषा, संस्कृति क्या होगी, ये प्रकृति डिसाइड करती है। तो हम इसको निश्चयवाद कहते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में समझा के चल रहा हूं, क्योंकि निश्चयवाद मानव भूगोल 12th क्लास में आएगा, तो वहां पर मैं डिटेल से पूरा, है ना, तीनों विचारधाराओं को समझाऊंगा। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, ठीक है, पर्यावरणीय संभववाद। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म में सेलेक्टिव ऑफ लिमिट्स कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर में मतलब होता है कुछ ऐसे तत्व होते हैं, चयनात्मक तत्व, उनकी एक लिमिट होती है जो प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं, जो मानव को मतलब सांस्कृतिक तत्वों को भी प्रभावित करते हैं। तो दोनों में आपस में एक दूसरे के ऊपर संबंधित होते हैं, दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होता है, यस और नो, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। आगे बढ़ूं, ठीक है, पर्यावरणीय संभववाद है, दोनों तरफ एरो है, प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है, मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है, राइट। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तैयार रहिएगा सब लोग। तैयार? यस, आपके सामने 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन की अवधारणा से संबंधित है? बताइए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर,
रिचर्ड होडसोन, विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास, बताइए। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देंगे, फिर उसको काट देंगे, है ना। तो काट दिया तो वो गया। जो सबसे पहले राइट आंसर देगा वो अपना राइट आंसर तो कभी डिलीट करेगा नहीं। तो जो सबसे पहले राइट आंसर आएगा उसी को हमारी टीम काउंट करेगी, ठीक है, उसी को हमारी टीम काउंट करेगी। यहां पर एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन, पहली ये संकल्पना फर्स्ट चैप्टर में है एनसीईआरटी के, ठीक है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, कार्ल लिटर का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर, विडाल डी लाब्लास का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसकी है? रिचर्ड होडसोन की है। रिचर्ड होडसोन कौन है? अमेरिकी विद्वान है। इसके बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूं। रिचर्ड होडसोन कौन है? अमेरिकी विद्वान है, ठीक है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, ठीक है। इन्होंने प्रादेशिक भूगोल का विकास किया, प्रादेशिक भूगोल के उपागम को अपनाया जो पहले से ही रिटर वगैरह ने अपनाया था, ठीक है। और ये जो विद्वान हैं ये 1925 से लेकर 1950 तक, है ना, भूगोल के बड़े विद्वान रहे। भूगोल को इन्होंने विकसित किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। याद रखिएगा, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, 1939 में आती है। इसे भूगोल की गीता कहा जाता है, भूगोल की बाइबिल कहा जाता है 1939 में, ठीक है। किसने लिखी? रिचर्ड होडसोन ने द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939। हिंदी में इस पुस्तक को कहते हैं भूगोल की प्रकृति, ठीक है। हिंदी में इस पुस्तक का नाम क्या है? भूगोल की प्रकृति, राइट। तो हिंदी में इसको भूगोल की प्रकृति कहा जाता है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। पक्का याद रहेगा। चलिए आगे। तो द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में आई। रिचर्ड होडसोन अमेरिकी विद्वान है। अब रिचर्ड होडसोन ने यह कॉन्सेप्ट दिया क्षेत्रीय विभेदन। अब क्षेत्रीय विभेदन होता क्या है इसको समझना है। क्षेत्रीय विभेदन होता है कि क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष में उस प्रदेश की या उस क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता होती है, अपनी एक यूनिकनेस होती है, अपना एक अनूठापन होता है जो उसके आसपास के अन्य प्रदेशों से उसको अलग करता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता, एरियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अलग है किसी से। किससे अलग है? अपने आसपास के क्षेत्रों से या प्रदेशों से अलग है। तो कोई भी प्रदेश जिसकी कोई अपना अनूठापन है, कोई अपनी विशिष्टता है, वो उस विशिष्टता के आधार पर अन्य प्रदेशों से अलग है, उसको क्या कहते हैं भूगोल में? क्षेत्रीय विभिन्नता, एरियल डिफरेंशिएशन। अब एरियल डिफरेंशिएशन में रिचर्ड होडसोन कहते हैं कि जो प्रकृति या क्षेत्र की भिन्नता है उसका वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है, राइट। पक्का समझे आप या नहीं समझे? बाईपास हो गया। बहुत सुंदर यहां पे ये विचारधारा है एरियल डिफरेंशिएशन की, ठीक है। ईच रीजन प्लांट डिफरेंटली, हर रीजन की अपनी विशेषता है। ये माउंटेन रीजन है तो इसकी अपनी एक यूनिकनेस है जो अन्य से अलग करती है। ये एग्रीकल्चर रीजन है ना, एग्रीकल्चर एरिया है। यहाँ पर ये अर्बन एरिया है, यहाँ पर डेजर्ट एरिया है। अर्बन में भी सीबीडी है, अर्बन में भी फैक्ट्री जोन है, अर्बन में भी रेजिडेंशियल जोन है। अलग अलग जोन पाए जाते हैं तो उनकी अपनी एक विशेषता है जो अन्य क्षेत्रों से उसको अलग करती है। तो किसी भी क्षेत्र का विशेष अनूठापन, वो जिस क्षेत्र से जिसको अलग करता है उसको हम क्षेत्रीय विभिन्नता कहते हैं। चेहरा देख लो, बहुत खतरनाक विद्वान है। खतरनाक का मतलब है बहुत बड़ा योगदान है। ये भूगोल के सदी के महानायक हैं। 1925 से 50 तक पूरे भूगोल में इनका ही नाम चलता है, इतने महत्वपूर्ण है, ठीक है। एनसीईआरटी में इनका दे रखा है, क्षेत्रीय विभिन्नता दे रखी है, इनकी एक परिभाषा भी दे रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा, राइट। कल पोल लगाते हैं, दीपशिखा फौजदार, कल देखते हैं, पोल का भी ट्रायल करेंगे कल, ठीक है। चलिए, पोल की दिक्कत है कि पोल के लिए जितनी मैं क्लास ले रहा हूं उतना हमारा एक टीम का व्यक्ति जो है वो 1-1.5 घंटे बैठना पड़ेगा उसको मेरे साथ, है ना, नहीं तो फिर वो पोल होगा नहीं। चलिए, तो रिचर्ड होडसोन अमेरिकी भूगोलवेता है। 1936 में सर्वप्रथम राज्य की सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण भी किया। तो इन्होंने राज्य की सीमाओं पर भी कार्य किया। उन्होंने राज्य को एक स्थानिक इकाई, स्टेट एज ए स्पेशल एंटिटी माना, है ना। तो इनका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी योगदान है। स्टेट एज ए स्पेशल एंटिटी किसने कहा? होडसोन ने। राज्य और उसके स्थानिक संगठन को समझाने का प्रयास किया, है ना। स्टेट आइडिया कॉन्सेप्ट दिया। नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में इनकी किताब आती है, राइट। चलिए बढ़े आगे। क्लास कैसी लग रही है? थम्स अप करके बताइए। क्या मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना। कुछ चीजें
कुछ चीजें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि फिर क्लास वाली क्लास हो जाएगी, है ना, फिर एमसीक्यू बेच नहीं रहेगा। ठीक है, माही जाट करेंगे, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दो। क्लास सही चल रही है, थम्स अप करके बताइए आप सेटिस्फाई हैं, सुधार करने की और आवश्यकता है, बताइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट। सर ऐप में ले लो पोल, ले आओ पोल। ऐप का भी देखेंगे, अभी ये करते हैं, ऐप में भी देखेंगे। जब मैंने कहा ना आप 200 से कम लाइव आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, उस दिन मैं ये क्लास यूट्यूब से शिफ्ट करके ऐप पे ले जाऊंगा, जहां पे आपको फीस भी देनी पड़ेगी। चलिए आते हैं। भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन किस सदी में अधिक प्रमुख हुआ? ठीक है, अधिक प्रभावी हुआ। भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन किस सदी में आया? देखो, भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले, मैं हिंट देता हूं, भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कार्ल रिटर और हम्बोल्ट का युग माना जाता है, जिन्होंने भूगोल को शानदार, जिनका काल भूगोल का शास्त्रीय काल कहलाता है, क्लासिकल पीरियड ऑफ द ज्योग्राफी कहा जाता है। तो यहां पर 19वीं सदी, कौन सी सदी? 19वीं सदी। तो भूगोल का जो सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास हुआ 1800 से लेकर 1859 तक। ठीक है, 1800 से लेकर 1859 तक, ये किसका काल है? ये काल है कार्ल रिटर। ठीक है, जो भूगोल के पहले प्रोफेसर हैं। कार्ल रिटर साहब नहीं होते तो आज मैं भी आपके सामने नहीं होता। कार्ल रिटर भूगोल के पहले प्रोफेसर हैं, इसलिए उनको पहला भूगोल का पेशेवर प्रोफेशनल विद्वान कहा जाता है। सबसे पहले भूगोल को पढ़ाने के लिए पैसे या सैलरी जो मिलती थी, वो सबसे पहले किसको मिली? कार्ल रिटर को मिली। जो हम्बोल्ट थे वो तो 100 किया विद्वान थे। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे किसका है? हम्बोल्ट का है। तो उन्होंने 1800 से लेकर 1859 में दोनों ने भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया। प्लस आप सब लोग जानते हैं 1859 के बाद भूगोल में डार्विनवाद आता है ना, ये दोनों चले जाते हैं, भूगोल में डार्विनवाद आता है। तो डार्विनवाद भूगोल को और अधिक वैज्ञानिक विषय बनाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक विद्वान और आते हैं, रेटजेल। राइट, तो रेटजेल भी भूगोल को वैज्ञानिक के साथ साथ मानव भूगोल का विषय बनाने का प्रयास करते हैं। राइट, इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 19वीं सदी। डन, पक्का? सबके समझ में आ रहा है? आवत या जावत बता दीजिए। जावत तो नहीं है, आवत होना चाहिए, पक्का? चलिए, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, 19वीं सदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूगोल का मेजर पर्पज क्या है? यहां पर केवल प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना? बताइए, भूगोल का उद्देश्य क्या है? केशव ठाकुर असिस्टेंट प्रोफेसर का नया नोट्स आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। केवल प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करना, केवल मानव जनसंख्या का अध्ययन करना, केवल मानचित्र बनाना। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो हम देख के आए हैं वही है, आप सबने पढ़ भी लिया, आंसर आप सभी का सही है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करना। स्थानिक वितरण का मतलब है कि मान लीजिए पृथ्वी की कोई सतह है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की मान लीजिए ये कोई सतह है, इस सतह पर कोई भी घटना है तो वो किस प्रकार उसकी लोकेशन है, कैसे वो घटना फैली हुई है, और ये घटना अगर यहाँ पर घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो कारण कार्य प्रभाव भूगोल में देखा जाता है। मान लीजिए इसी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है तो वो यहाँ पर किस प्रकार आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो फैला हुआ कैसे है, प्लस उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो कारण कार्य प्रभाव भूगोल में ये घटनाओं का अध्ययन होता है। तो भूगोल का उद्देश्य क्या है? उन कारणों का अध्ययन करना। राइट, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं फटाफट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके कारणों का अध्ययन, ये पृथ्वी की सतह है और उसका स्थानिक घटनाओं का अध्ययन करना है। ठीक है, आगे बढ़े, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता भी नहीं है, जस्ट अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, फटाफट तैयार रहिएगा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, समय समाप्त। अब मैं आता हूं यहां पर, रिचर्ड हुड्सन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य है, क्या कहते हैं रिचर्ड हुड्सन? धरातल के कारणात्मक संबंधों का अध्ययन करना, धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना, वर्णन करना, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों में विभेदीकरण करना। ठीक है, उपरोक्त सभी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से टू द लाइन सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यूपी पीजीटी में आएंगे, राइट, यूपी पीजीटी में आएंगे,
हरियाणा टेट एग्जाम में आएंगे, लैब असिस्टेंट में आएंगे, राइट, असिस्टेंट प्रोफेसर में आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, सब में ऐसे शानदार क्वेश्चन आएंगे। अधिकांश लोगों ने सही आंसर दिया है, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो अभी हम पढ़ के आए हैं हॉट जोन को, अभी हम पढ़ के आए हैं, पूरा पढ़ाया आपको कि ये प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है, ये क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है, राइट। तो यहां पर धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना, ठीक है, पढ़ने का टाइम तो मिल जाएगा आपको, राइट। तो इसमें सेकंड आंसर इसमें राइट हो जाएगा, सभी ने सही दिया होगा, सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना रिचर्ड होडसन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य है या टारगेट है, ठीक है। और क्षेत्रीय भिन्नता या प्रादेशिक भिन्नता क्या है, इसको मैं कंप्लीटली अभी आपको समझा चुका हूं। आगे बढ़ सकता हूं, आपकी इजाजत हो, फटाफट चलिए। तो रिचर्ड होडसन है ना, रिचर्ड होडसन का कथन है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना। अल्फ्रेड हेडनेर कहते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का या भिन्नता का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आंसर देना है, ठीक है। रिचर्ड होडसन के बारे में जो बताया वो आपको याद भी रखना है। यस, 1 2 3 4 5 8 9 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, भूगोल की क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम का विकास किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। यहां पर हम देखेंगे कि क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, भूगोल में प्रादेशिक उपागम क्या होता है, ठीक है। क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, भूगोल में प्रादेशिक उपागम क्या होता है, इसको हम यहां पर देखेंगे। कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, अल्फ्रेड हेटनर, रिच्टोफेन। तो इसमें देखो आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। यहां पे रिच्टोफेन है तो ये स्थलाकृतियों से संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड हेटनर है तो ये क्षेत्र वर्णनी भूगोल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कार्ल रिटर है तो यहाँ पे क्रमबद्ध से नहीं, ये प्रादेशिक से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट किससे जुड़े हुए हैं, बताइए तुरंत फटाफट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता है, शोक या भूगोलवेत्ता है, जो पूरी पृथ्वी पर जो है विचरण करता है, घूमते हैं। क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अब थोड़ा सा क्रमबद्ध क्या है, प्रादेशिक क्या है, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा यहां पर, ठीक है। दोनों को डिफरेंस के रूप में ले रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर क्रमबद्ध भूगोल, सबसे पहले यहां पर इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्रमबद्ध भूगोल। दूसरा है यहां पर प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, फटाफट बहुत बेसिक में 5 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा। क्रमबद्ध भूगोल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर जो भी कोई फैक्टर पाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ का पर्वत है, यहाँ का कोई पठार है, ठीक है, कोई एक फैक्टर लेंगे, ये क्या है, एक फैक्टर या पृथ्वी का एक कारक है। पर्वत को ले लिया तो पर्वत को लेकर पूरे विश्व के पर्वतों का एक साथ अध्ययन करेंगे, हिमालय का भी, एंडीज का भी, रॉकीज का भी, है ना, सारे पर्वतों का एक साथ अध्ययन। तो किसी एक फैक्टर को उठाकर पूरी पृथ्वी के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। प्रतिपादन किसने किया, यहां पर इसका प्रतिपादन किसने किया, बताइए, हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट है। ये दोनों में द्वैतवाद भी है क्रमबद्ध उपागम में, ठीक है। क्रमबद्ध उपागम का प्रयोग, है ना, अध्ययन के दृष्टिकोण से भूगोल में कम होता है, ज्यादा किसका होता है, प्रादेशिक भूगोल का अधिक होता है। हालांकि दोनों पैरेलल भी यहाँ पर चलते हैं। प्रादेशिक भूगोल यहाँ पर क्या है, प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है कि ये पृथ्वी है, सपोज दैट ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये कोई एक क्षेत्र या प्रदेश है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, मान लो जो भी प्रदेश है, इस प्रदेश के सारे पर्वत, इस प्रदेश की सारी नदियां, ठीक है, इस प्रदेश की सारी कृषि, इस प्रदेश के सारे पठार, ठीक है, इस प्रदेश के सारी झीलें, इन सब कारकों का समाकलित अध्ययन किया जाता है। तो प्रदेश विशेष के सभी कारकों का एक समाकलित इंटीग्रेटेड जो अध्ययन किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक। तो प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले समस्त भौगोलिक कारकों का एक साथ अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, कार्ल रिटर है। तो कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है।
कार्ल रिटर की एक प्रसिद्ध पुस्तक आई है ना, अर्धकुंडे। ठीक है, तो अर्धकुंडे में कार्ल रिटर ने जो अप्रोच अपनाई है वो कैसी अप्रोच है, प्रादेशिक अप्रोच है। अर्धकुंडे पुस्तक में ये प्रादेशिक अप्रोच है। ठीक है, और यहां पर हमबोल्ट की जो पुस्तक है जिसका नाम है कोसमोस, ब्रह्मांड का टाइप का नाम है कोसमोस, तो कोसमोस में जो अप्रोच अपनाई है वो क्रमबद्ध अप्रोच है, याद रहेगा। चलें आगे। सर ये गिफ्ट बंद कर दीजिए क्योंकि सवाल जो आते हैं वो भी गलत हो रहे हैं जल्दबाजी में। हिमांशु जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, कौन कहता है कि आप जल्दबाजी में करो, आप पढ़ो फिर ही आंसर करो। ठीक है, पढ़ के ही आंसर करो, जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। तो भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, वस्तुगत क्रमबद्ध और प्रादेशिक। यहाँ पर विषय वस्तुगत उपागम सामान्य भूगोल का उपागम है। इस उपागम का विकास जर्मन भूगोलवेताओं ने किया था, जबकि प्रादेशिक उपागम का विकास यहाँ पे रिटर ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सा देखेंगे। आगे ले रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ये तो आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेटिव है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। रिटर, अल्ब्रेट पेंग, हिकेटियस, ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल है, सबका है, रिपीटेटिव है, इरेटोस्थनीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अच्छा ये 13 दो बार रिपीट हो गया है, इसको डिलीट करवाना था, रिपीटेटिव था तो 13 दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, इस 13 को हम, आपने जो भी आंसर दिया इस 13 को हम मानेंगे नहीं, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ठीक है, आरपीएससी जैसे डिलीट करती है, हम ऐसे आज के इस क्विज में है ना, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो है वो ये रहा, 13 नंबर जो है ये क्वेश्चन रहा, इसका आंसर देना है फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है और घड़ी आपकी चालू हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर आगे हैं। पंकज आर्य, क्वेश्चन नंबर लिख के फिर ही आंसर देना है, ऐसे आपका आंसर पहले नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है और फिर ही आपको आंसर देना है। क्या मैं आपकी इजाजत हो तो पानी पी सकता हूं। चलिए अब तो सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। भूगोल की किस शाखा में पशु और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। देखो, पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन, कौन से पशु कैसे पाए जाते हैं, उनका वैश्विक वितरण क्या है। तो यहां पर वनस्पति भूगोल है, नहीं करते। पारिस्थितिकी विज्ञान है, इकोलॉजिकल साइंस है, उसमें भी हम नहीं करते। किसमें करते हैं, जीव भूगोल में करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीव भूगोल। ठीक है, जीव भूगोल के पार्ट है प्राणी विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। राइट, काफी लोगों ने सही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का सी, जिसने दिया है उन सभी का सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 चीजें हैं, एक है पर्यावरण भूगोल, एक है जीव भूगोल, एक है वनस्पति भूगोल, एक है पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान में प्रजातियों के स्पेसीज के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये एनसीईआरटी में है, इसको पढ़िएगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। एक ऐसा ही क्वेश्चन शानदार एक और आएगा जहां पर आपको शानदार कंफ्यूजन भी होगा। आपने आज वो एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, फिर भी आप उसको गलत करेंगे। ठीक है, देखना आप फिर भी गलत करेंगे। ये क्या पूछ रहे हैं कि सर प्लीज जवाब दे दो, मैं क्या करूं, अब बहुत प्रेशर है, कोर्स लिया। एक बार आप बात कर लेना, आपकी समस्या मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, जो भी आपका क्या नाम लिखा है, एक तो इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम लिखा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं आपके सामने, चैप्टर 1 से 14 नंबर क्वेश्चन। भूगोल के अध्ययन में प्रदेश केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, किसने अपनाया। कार्ल रिटर, इरेटोस्थनीज, अल्फ्रेड हेटनर और हमबोल्ट। प्रदेश केंद्रित दृष्टिकोण, चूंकि इरेटोस्थनीज काफी पहले भूगोल शब्द देके चले गए, अल्फ्रेड हेटनर प्रदेश केंद्रित भी है और हमबोल्ट क्रमबद्ध केंद्रित भी है।
तो यहां पे जो कंफ्यूजन होगा आपको इन दो में होगा, कार्ल रिटर और हैटनर। हैटनर भी क्षेत्र वर्णनी भूगोलवेता कोरोलॉजिकल साइंस को मानते हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि प्रदेश केंद्रित दृष्टिकोण है तो प्रादेशिक भूगोल है, तो प्रादेशिक भूगोल है, तो यहां का आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर, ठीक है। कुछ लोगों ने डी आंसर भी दिया है, गलत है, कार्ल रिटर हो जाएगा। कार्ल रिटर प्रादेशिक भूगोल का, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता है, ठीक है। कार्ल रिटर आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता है, हमबोल्ट आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता है, ठीक है, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता है। चलें आगे, चलिए यस, प्रादेशिक उपागम का विकास कार्ल रिटर ने किया। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। देखो, जब प्रादेशिक अध्ययन हम करते हैं तो विश्व को, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र है तो कोई राष्ट्र को अलग अलग पदानुक्रम में हम विभाजित करते हैं। पदानुक्रम का मतलब है यहाँ पर कि जैसे सबसे प्रदेश है ना, प्रदेश का पदानुक्रम हमने अभी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा है। तो सबसे पहले वृहद प्रदेश, ठीक है, इसका ये अनुकरण क्या होता है, वृहद प्रदेश, इसको क्या कहते हैं, मैक्रो रीजन, वृहद प्रदेश। फिर दूसरा क्या आता है, मध्य स्तरीय प्रदेश, ठीक है, मध्य स्तरीय, इसको मीजो रीजन कहा जाता है। फिर तीसरा लेवल क्या आ जाएगा, लघु या सूक्ष्म प्रदेश, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो रीजन, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रादेशिक उपागम का अलग अलग शाखाएं हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा अभी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। एक बार क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैक्रो रीजन, मीजो रीजन एंड माइक्रो रीजन, इन तीनों चीजों में आपको यहां पर देखना है। पक्का याद रहेगा, यस और नो, पक्का याद रहेगा। एक सेकेंड, एक अर्जेंट कोई फ़ोन करना है मुझे, केवल मिस कॉल ही देना है, मान लीजिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए तब तक। ओके, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। देखो, बहुत सुंदर है। सही कूट का चयन कीजिए। मौसम विज्ञान, जननांकी, समाजशास्त्र और मृदा विज्ञान किससे जुड़े हुए हैं? तो आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। अब मैं मैच कर लेता हूं, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है या नहीं है? मौसम विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? इससे जोड़ दे, जलवायु विज्ञान से। डेमोग्राफी किससे जुड़ा हुआ है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। समाजशास्त्र सोशल भूगोल से। मृदा विज्ञान मृदा भूगोल। वैसे आसान था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब इसमें आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में 4 और डी में आ रहा है सेकंड, ठीक है। राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। आसान था। ऐसे क्वेश्चन कई बार थोड़े से कंफ्यूजन करने वाले भी होते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, मृदा भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या में अधिवास भूगोल, इसके अंदर आने वाले विषय, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये थ्योरी है तो एनसीईआरटी की थ्योरी है, आप उसको देख लेना। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जलवायु विज्ञान, इसको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर देना है। ग्रामीण भूगोल एवं नगरीय भूगोल, भूगोल की किस शाखा की उप शाखाएं हैं? आपका जो भी नाम है एक बार कल बात कर लेना, ठीक है। मेरे से बात कर लेना, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। यहां पे क्या होगा? ग्रामीण भूगोल व नगरीय भूगोल, भूगोल की किस शाखा की उप शाखाएं हैं? कुछ लोगों ने आंसर दिया है, देखो, आर्थिक भूगोल की नहीं है, ग्रामीण और नगरीय भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल की भी नहीं है। क्या है? अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल की भी नहीं है, अधिवास भूगोल, इसको सेटलमेंट ज्योग्राफी कहा जाता है, जो हमारे मकान होते हैं, ठीक है।
कुछ आंसर पहले से आ रहे हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, मेरी स्लाइड चेंज होगी, उसके बाद में जो आंसर आएंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा। पहले से जो आंसर दे रहे हैं वो गलत ही होंगे उनके, ठीक है, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। अधिवास भूगोल, ग्रामीण भूगोल एवं नगरीय भूगोल, भूगोल की किस शाखा की उपशाखा है? अधिवास भूगोल की शाखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अधिवास भूगोल का पिता कौन है? प्राचीन अधिवास भूगोल का पिता स्ट्रेबो है, ठीक है, स्ट्रेबो। चलें आगे, तो सिंपल है, यहां पे ध्यान रखिए, जो है ना क्वेश्चन आने से पहले ही दे रहे हैं उनका गलत ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भूगोल के बारे में सत्य कथन है, बहुत सुंदर है, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, अच्छे से पढ़ के देना, नहीं तो गलत करोगे। यहां पर 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 और प्रियंका गोचर कह रहे हैं कि ये गिफ्ट का क्या मामला है? गिफ्ट नहीं है, अवार्ड, अवार्ड दिया जाएगा विजेता को, जो सबसे पहले ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और सही अटेम्प्ट करेगा। मतलब जैसे मान लो 20 क्वेश्चन लिए, तो 20 में से किसी विद्यार्थी ने सबसे अधिक 17 क्वेश्चन सबसे पहले और सबसे अधिक सही राइट किए, तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसको बुक जो है आपको अवार्ड भेजी जाएगी, नोट्स और टेस्ट सीरीज भी फ्री दिए जाएंगे। चलिए, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, अब मैं आ जाता हूं यहां पर। मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। भूगोल क्या है? भूगोल मानव निवास के बारे में पृथ्वी का अध्ययन है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसमें? एनसीईआरटी में। तो ये स्टेटमेंट सही है कि पृथ्वी का वर्णन जो हम करते हैं मानव निवास के रूप में करते हैं, ह्यूमन हैबिटेट के रूप में करते हैं, कि मानव का निवास है, उसी संदर्भ में भूगोल का हम वर्णन करते हैं, इसलिए ये कथन सत्य है, ठीक है। प्राकृतिक व सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करना, ये भूगोल का कार्य है। ये भी लाइन शानदार एनसीईआरटी से लिखी दी हुई है। प्राकृतिक व सामाजिक विषयों से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर उसका एक संश्लेषण करके उनको इंटीग्रेट करने का कार्य कौन करता है? भूगोल करता है। इसलिए भूगोल में कहा है कि ये, ठीक है, क्या कहा है, चलिए समझे आप। तो यहां पर क्या कहा गया है कि सूचना आधार और उसका संश्लेषण। तो भूगोल को इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, भूगोल एक अंतर विषयक विषय है जिसमें कई सारे विषय छुपे हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये कथन भी यहाँ पे राइट। भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन होता है, ये भी हमने देखा है। रिचर्ड हॉटसन कहते हैं भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता के अध्ययन का विज्ञान है, राइट, इसका मतलब ये भी सही है। भूगोल में तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं, ये भी अभी हमने देखा था। कारण और कार्य और कारण कार्य क्या है? भूकंप आना, भूकंप क्यों आता है, उसका रीजन क्या है, इसकी खोज करना भी भूगोल का कार्य है। इसका मतलब यहां पर क्या है? ये चारों ही सत्य है, चारों कथन सत्य है, उपरोक्त सभी, राइट। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, और ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का कौन सा प्रश्न संबंधित नहीं है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारा भूगोल का राज इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अभी कैसे बताऊंगा मैं, पहले आंसर दीजिए आप, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का कौन सा प्रश्न संबंधित नहीं है? एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का कौन सा प्रश्न संबंधित नहीं है? क्या, कहाँ, कैसे और क्यों? देखो, भूगोल क्या का अध्ययन करता है, भूगोल में कहाँ का अध्ययन होता है, भूगोल में क्यों का अध्ययन होता है, लेकिन कैसे का अध्ययन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसलिए राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या का मतलब क्या है, ठीक है। भूगोल में क्या का मतलब है कि पृथ्वी पर कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर क्या है उसका वर्णन ही भूगोल है। तो जो क्या वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कौन देता है? भूगोल देता है। अगला है यहाँ पर कहाँ, वेयर, कहाँ, तो भूगोल में कहाँ का मतलब है वितरण, ठीक है, वितरण, या हम इसको कहते हैं अवस्थिति,
कि कोई भी पर्वत है तो वो कहाँ पर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कोई भी कृषि है, घास का मैदान है तो वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, जिसको हम मैपिंग कहते हैं, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मैपिंग कहते हैं। तो वर्ल्ड मैपिंग मतलब कहाँ, भूगोल में कोई भी फैक्टर है, ये वितरण के अध्ययन का विज्ञान है भूगोल, जिसमें भौगोलिक तत्वों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। सिंपल, तो कोई भी तत्व का वितरण कैसे फैला हुआ है ना, संसाधन कैसे फैले हुए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यही प्लस उनकी अवस्थिति क्या है, ये कहाँ का क्वेश्चन का आंसर भूगोल देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या का मतलब तत्व, कौन कौन से तत्व, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ये सब क्या है, इसका वर्णन करना भूगोल है। ठीक है, तो क्या हो गया, कहां हो गया। तीसरा यहां पर आता है क्यों। क्यों का मतलब होता है वाई। वाई का मतलब होता है कि यहां पर भूगोल में जो भी घटनाएं घटित होती है उसमें आपस में कार्य कारण संबंध है। ठीक है, कि भूकंप आता है तो भूकंप क्यों आता है। ठीक है, भूकंप आता है तो भूकंप क्यों आता है, राइट। ज्वालामुखी क्यों आती है, वाई, उसका रीजन कौन देता है, भूगोल देता है। ठीक है, वर्षा क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है, कार्य कारण प्रभाव है। ठीक है, चक्रवात या तूफान क्यों आते हैं, चक्रवात या तूफान क्यों उत्पन्न होते हैं, उसका कार्य कारण संबंध है। तो भूगोल में कार्य कारण संबंध के रूप में क्यों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या, कहां और क्यों, तीनों शब्द समझे या नहीं समझे। क्या में है तत्व जो पृथ्वी के सारे फैक्टर हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, वृक्ष, है ना, सारे सारे तत्व। कहां का मतलब वो कहां फैले हुए हैं, उनका वितरण कैसा है, एटलस में हम पढ़ेंगे, है ना। और क्यों यहाँ पर कार्य कारणात्मक संबंध है, कार्य कारण संबंध है, इसको देखा जाता है। ऑल राइट, चलें आगे। ओके, तो ये यहां पर हो गया है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये एनसीईआरटी में अच्छे से तीनों प्रश्न दे रखे हैं, एनसीईआरटी से पढ़िएगा, वापस जाके तीनों को समझने में आपको बहुत आनंद आएगा। एनसीईआरटी अब ये क्वेश्चन करने के बाद एक बार आप चैप्टर पहला वापस पढ़ना, तो आपको इंटरेस्टिंग आएगा, आपको पता लगेगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे निकाल के बनाए हैं। कुछ तो सिंपल सिंपल साधारण क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ थोड़े क्वेश्चन क्लिष्ट भी बनाए हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। इसको हमने पढ़ लिया है, वैसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है। प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया। ठीक है, रिपीटेटिव है इसलिए मैं सीधा आंसर करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, कार्ल रिटर, जो भी इसका पहले आंसर देगा उसका नाम आ जाएगा कार्ल रिटर। ठीक है, प्रादेशिक भूगोलवेत्ता है, अर्धगुंडे पुस्तक आती है ना, और एशिया यूरोप के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अफ्रीका के प्रादेशिक भूगोल का भी अध्ययन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। उपयुक्त कथन किन का है, उपयुक्त कथन किन का है। बी आ रहा है, हॉडसन, हैटनर, रेडजेल, रीटर। ठीक है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तथ्यों में भिन्नता है, एक आई थी क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है, तो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है यहां पर, राइट। थोड़ा सा हल्का सा यहां पर अंतर है, बताइए क्या होगा इसमें। कर दूं मैं, टिक कर दूं, हैटनर राइट आंसर होगा। ठीक है, हैटनर इसमें राइट आंसर होगा। हॉडसन की परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं, वो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। ठीक है, यहां पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन है जो कारणात्मक रूप से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में पीछे एक सारणी में 2 परिभाषाएं दे रखी है। ठीक है, वहां से आपको इसको उठाना है। यस और नो, समझ में आवत या जावत बता दीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्ट अभी एनसीईआरटी से बोल के सुनाऊंगा आपको, एनसीईआरटी आपके सामने पढ़ के कि लाइन टू लाइन कैसे क्वेश्चन बनता है। देखो, भूगोल क्या है, भूगोल का उद्देश्य है धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना। ये परिभाषा किसने दी, रिचर्ड हॉडसन ने दी, राइट। इसको हम पढ़ चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया, ये पूछा गया भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये अल्फ्रेड हैटनर के कथन हैं।
अल्फ्रेड हैटनर का कथन है। कितने लोगों ने गलत किया? काफी लोगों ने गलत किया है, राइट। आवत है लक्ष्मण, बढ़िया बढ़िया, फिर तो आना चाहिए। राखी चौधरी आवत है, चलिए, ओके बढ़िया। तो यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन भी बनेंगे जो डायरेक्ट आपके सामने पड़ा है, लेकिन जब आप जाएंगे तो वो धूमिल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पर फोकस करके उसको रट लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन शायद लास्ट है या सेकंड लास्ट है, ये रहा आपके सामने। अच्छा नहीं, अभी तो ये उपागम का अंतर है, ठीक है। प्रादेशिक उपागम और हमने क्रमबद्ध उपागम पढ़ा था, मैंने वैसे समझा दिया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, क्रमबद्ध उपागम होता है, इसको विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं, क्योंकि इसे विकसित करने का श्रेय अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को है। क्योंकि इसमें विषय वस्तुगत इसलिए कहते हैं, समय और घटनाओं के विकास पर यह केंद्रित है। समय और घटनाएं कहां कहां घटित हुई, किसी एक फैक्टर या कारक के संदर्भ में वैश्विक अध्ययन किया जाता है। इस उपागम में किसी तथ्य का पूरे विश्व के स्तर पर अध्ययन किया जाता है, समस्त विश्व के स्तर पर अध्ययन करते हैं। जबकि यहाँ पर ये क्षेत्रीय उपागम है, ठीक है। ये कैसा है? विषय वस्तुगत, एक विषय को पकड़ा और उस विषय का मतलब एक टॉपिक है ना, उसको पकड़ा और पूरे विश्व का अध्ययन किया। मैंने जैसे मान लो रबड़ का अध्ययन करना है, रबड़ के पौधे का, तो पूरे रबड़ के विश्व का पौधे का अध्ययन एक साथ। वर्षा का अध्ययन करना है तो पूरी विश्व की वर्षा का अध्ययन एक साथ। लेकिन यहाँ पर कार्ल लीटर के द्वारा इसको विकसित किया गया। ये स्थान और क्षेत्र पर केंद्रित है, ठीक है। स्थान या क्षेत्र की, इस स्थान इस क्षेत्र में सारी जो घटनाएं घटित होगी उसका एक साथ अध्ययन। सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर वर्षा, चक्रवात, आंधी, तूफान, संसाधन, ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, इन सब का एक साथ अध्ययन। जबकि इसको पूरे विश्व के संदर्भ में देखते हैं। विश्व को प्रदेशों में बांटकर प्रदेशों या क्षेत्रों के विशेष तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल है, आसान है, आगे बढ़ूं, है ना। ये विशेष तथ्य एक साथ सभी। चलिए अगला क्या है, देखो, प्रक्रियाओं के विकास और परिवर्तन का कालक्रम में विश्लेषण किया जाता है। जो भी घटनाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है, उसका विशेष विकास या परिवर्तन एक विशेष कालक्रम में समय के साथ देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन, क्षेत्र विशेष की, प्रदेश विशेष, उसकी भौगोलिक समस्त क्रियाओं का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है। वनस्पति का अध्ययन पूरे विश्व के संदर्भ में करते हैं तो ये क्रमबद्ध भूगोल है। पर्वतों का अध्ययन अलग अलग देश या राज्य के अनुसार करना प्राकृतिक या प्रादेशिक हो सकता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, नदियों का विकास या मानव सभ्यता का अध्ययन, ये सारे क्रमबद्ध है और ये सारे यहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए आगे। ऑल राइट, सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा क्लास में? बस लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड लास्ट या लास्ट होगा। कुछ शाखाएं हैं देखो भूगोल की। यहाँ पर ये शाखाएं किसने दी है? देखो, एक तो भूगोल में बहुत बड़ी सारणी दे रखी है, एनसीईआरटी मेरे सामने ही है ना। एनसीईआरटी में भूगोल की यहाँ पे इतनी सारी शाखाएं दे रखी है। इन सारी शाखाओं को आपको माइंड में रखना है, किस शाखा के नीचे क्या है। भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन सी है, मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी है, विधि और तकनीक क्या है, राइट। इन सारी शाखाओं को आपको एक तो याद करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे भूगोल के क्षेत्र दे रखा है ना, एक सारणी ऐसे दे रखी है। तो उसमें ये देखना है कि जैसे मौसम विज्ञान है तो जलवायु विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जल विज्ञान है तो समुद्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें और समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ये शाखाएं हैं, ये किसकी शाखाएं हैं? प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं हैं, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल किसने डेवलप किया? कार्ल रीटर ने। तो ये कार्ल रीटर है यहाँ पर, ठीक है, कार्ल रीटर ने डेवलप किया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, ठीक है। स्थूल प्रादेशिक अध्ययन है ना, इसका देखो पदानुक्रम है। स्थूल का मतलब है सबसे बड़ा, है ना, इसको हम मैक्रो कहते हैं। ये मैक्रो है, मैक्रो रीजन। ये क्या है? मीजो, मध्य प्रादेशिक, मीजो अध्ययन। ये क्या है? माइक्रो, अभी जो मैं आपने बताया था मैंने आपको, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। तो स्थूल प्रादेशिक, मध्य प्रादेशिक और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, ये प्रादेश विशेष का एक क्लासिफिकेशन है, शाखाएं हैं। बाकी रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास, तो प्रदेश प्रादेशिक विकास एक अपने आप में भूगोल है। तो किसी प्रदेश विशेष का विकास करते हैं तो वहां के सारे कारकों का विकास एक साथ होता है। इसलिए प्रादेशिक विकास किसका विषय है? प्रादेशिक उपगमन का विषय है, ठीक है। अगला है प्रादेशिक विश्लेषण, अगला है रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक योजना। तो ग्रामीण योजना भी हो सकती है और शहरी योजना भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भूगोल की शाखाएं
प्रादेशिक उपगमन के आधार पर है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। पक्का? चलें आगे। एनसीईआरटी में सेम सारणी दे रखी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से आप गलत करके आओगे। संकल्प ले लो कि जो सर ने पढ़ा दिया है या जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया है कतई गलत नहीं करूंगा। ठीक है, चंचल थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, खत्म हो गया बस। नेक्स्ट आपके तेजस आ गई। इतने ही क्वेश्चन थे, यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन एक चीज स्टार्टिंग में थी वो मैं लेता हूं। यस, देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, बहुत आसान बनेगा। जब आप पेपर करके आ जाओगे तो सर पकड़ के बैठोगे, अरे यार ये तो मैं पढ़ के गया था, ये कैसे गलत हो गया। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी आपके हाथ में होगी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 पे ये सारणी दे रखी है, इसको खोल लेना। ठीक है, इसको खोल लेना, ये सारणी दे रखी है, राइट। अब ध्यान से देखो, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान का पार्ट क्या है? जल विज्ञान। ठीक है, मतलब जल विज्ञान का पार्ट है यहाँ पर समुद्र विज्ञान। तो जो इस है ना, देखो ये पूरा एक इंटरफेस दे रखा है, ये पूरा एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के जो अंदर वाले भाग हैं वो भूगोल के क्षेत्र हैं, बाहर वाले अलग बड़े विषय हैं। ठीक है, तो ऊपर यहां पर क्या लिखा है? जल विज्ञान। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं लेकिन लंबा हो जाएगा, चलो बोल देता हूं। यहां पर जल विज्ञान लिखा है, तो जल विज्ञान का पार्ट क्या है? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान किसका विषय है? भूगोल का विषय है। इधर लिखा है मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान से निकल कर क्या आया है? मृदा भूगोल। तो मृदा भूगोल किसका है? भूगोल का क्षेत्र है, याद रह जाएगा। इधर वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान से पादप भूगोल निकल कर आया है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान से है ना पादप भूगोल निकल कर आया है। आगे है प्राणी विज्ञान, तो प्राणी भूगोल निकल कर आया। आगे है पारिस्थितिकी विज्ञान, तो पारिस्थितिकी विज्ञान से मानव भूगोल निकल कर आया है। सबसे बड़ी बात ये, यहीं पर कंफ्यूजन करेंगे। देखो पारिस्थितिकी विज्ञान से मानव भूगोल निकल कर आया है। यह शाखा जो है अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर आप कंफ्यूज होंगे। अगला है पर्यावरण विज्ञान, यहां से संसाधन, में थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है मुझे भी, यहां पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूं वो सुन लीजिएगा, बाकी जो है आपको दिख जाएगा। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, यहां पे देखो परिस्थिति विज्ञान है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान से मानव भूगोल। फिर पर्यावरण विज्ञान है, तो पर्यावरण विज्ञान से पर्यावरण भूगोल निकला है। फिर है मानव शास्त्र। ठीक है, मानव शास्त्र को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजोग्राफी, तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल निकला है। ये मानव शास्त्र है, सांस्कृतिक भूगोल निकला है। एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी चाहिए। भौगोलिक चिंतन के इतिहास की किताब में ये सब दे रखा है। आशा से नहीं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए भौगोलिक चिंतन की किताब तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो फिलोसोफी है, दर्शन शास्त्र से यहाँ पे भौगोलिक चिंतन विषय निकला है, जिसको हम थॉट कहते हैं। भौगोलिक चिंतन किससे निकला है? दर्शन शास्त्र से निकला है। अगला है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र से सामाजिक भूगोल निकला है। इतिहास से ऐतिहासिक भूगोल निकला है। राजनीति शास्त्र से राजनीतिक भूगोल निकला है। जननांकिकी, अभी जैसो हमने देखा था, क्वेश्चन भी देखा था, जननांकी से जनसंख्या भूगोल। इकोनॉमिक्स से आर्थिक भूगोल। ठीक है, अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल। आर्थिक सांख्यिकी से भूगोल में परिमाणात्मक विधियां, मात्रात्मक विधियां। ठीक है, भूगोल में परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधियां हैं। अगला देखो गणित और खगोलिकी, गणित, ये यहाँ पे लिखा है गणित और खगोलिकी से यहाँ पे क्या निकला है? ये खगोल एवं गणित का भूगोल, गणित एवं खगोलीय भूगोल। भूविज्ञान, जिसको जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। और मौसम विज्ञान से क्या निकला है? जलवायु विज्ञान। राइट, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बस 100% इसी सारणी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कुछ कुछ कंफ्यूजन वाले हैं 3-4, बाकी आप आसानी से पहचान लोगे। कुछ कुछ कंफ्यूजन वाले हैं, उसको आपको रखना है, याद रखना है। चलें आगे। ओके, बस आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। कल आपके विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, कल आपके कौन विजेता रहेगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी देखो ये पहला चैप्टर था, तो देखो तेजस 2.0 जो नए विद्यार्थी हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन है, अपनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन से इसको जोड़ सकते हैं। 20 जुलाई से हम लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 2.0। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एनसीईआरटी के ये नोट्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स
है ना, जिसमें आरबीसी बोर्ड और सारी चीज़ें समाकलित है। इसको आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। ये लैब असिस्टेंट और एनसीईआरटी आधारित आरोहण बैच है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है डेली, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो अभी का ये पैनल पीडीएफ है, मैं ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे पहली क्लास टॉपिक 1 ये डलवा दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी जाके ऊपर पिन किया हुआ है, देखो ऊपर जहाँ पे आप चैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे पिन किया हुआ है। अभी इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डाउनलोड द अपनी यूनिवर्सिटी ऐप। कोई भी समस्या है, दिक्कत है, इस पर आप रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टॉप 10 के नाम लेना। टॉप 10 के नाम तभी लूंगा जब आप 1000 पार पहुंचेंगे, लाइव 1000 प्लस आएंगे तब लेंगे, ठीक है। 500 प्लस आज हुए नहीं, 500 प्लस जाते लाइव तो टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 को लेंगे। 500 से नीचे है तो यहाँ पे केवल टॉप 1 को ही लिया जाएगा। कल देखते हैं, कल उसकी घोषणा करते हैं कि आज के इस एमसीक्यू क्लास या बैच का विजेता कौन होगा, उसकी घोषणा मैं कल करूंगा, ठीक है साथियों। मैंने कहा टू द पॉइंट क्लास लूंगा, मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं की है, टू द पॉइंट क्लास ली है। अब इसको टू द पॉइंट हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कल टू द पॉइंट और वापस सेकंड चैप्टर, कल का चैप्टर का नाम क्या है सुना देता हूं आपको। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से है ना भूगोल के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, एनसीईआरटी का चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, अगला चैप्टर। अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइएगा। और अच्छे से मैं इसको शानदार लाइन टू लाइन अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना के, आज लेवल का क्वेश्चनों का लेवल, पहली क्लास थी, मैंने सोचा भाग जाएंगे सब लोग, है ना, जो नए विद्यार्थी हैं, इसलिए क्लास का लेवल नीचे रखा है। कल क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊंगा, और ठीक है, कल क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊंगा। आप सभी का आभार तहे दिल से। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जो भी विद्यार्थियों ने पुस्तक मंगवा ली है तो वो रास्ते में है, आ रही है। कुछ बारिश से बहुत ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, ठीक है, बारिश की वजह से हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, लेकिन शानदार हम यहाँ पर कल की क्लास को लेते हैं, ठीक है। क्लास में आनंद आया या नहीं आएगा बताइए। कल क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। आप कल एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के आएंगे तो कल शाम को आपको सोचना पड़ेगा कि यस इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंस सिस्मा सीकर में टेस्ट का लोकेशन पूछ रहे हैं। अभी सीकर में हम सोच के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं किया, हम सोच कर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।